नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोदी सरकार में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप ऐसा मुद्दा है जिस पर विदेश यात्रा पर जाने वाले हर केंद्रीय मंत्री से जवाब मांगा जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, इसको लेकर के विदेश में बोली हुई बातों पर भी सवाल जवाब हुआ है। माफी तक मांगने की बात चली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कई खास बैठकों के लिए करीब एक हफ्ते से अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्हें G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक, वर्ल्ड बैंक और IMF की बैठकों में शामिल होना है। आज अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलन से भी उनकी मुलाकात है। इस बीच सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि PIIE में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उनसे एक चर्चा हुई। इस चर्चा में निर्मला सीतारमण से फिर वही सवाल किया गया जो कि पूछा जाता है, जिसके बारे में चर्चा होती है, और विदेश में ये बात बोल देने पर खासी नाराजगी प्रकट की जाती है कि देश की बात देश में क्यों नहीं रखी गई है, विदेश में क्यों बोली जा रही है। भारत में मुसलमानों की स्थिति पर एक सवाल पूछा गया। निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पहले से लगातार बेहतर हो रही है। मोदी सरकार के दौर में उनके साथ भेदभाव की खबरें बेबुनियाद हैं और मुसलमानों को वही फायदे मिल रहे हैं जो बाकी समुदाय को मिलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से तुलना करते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं। Pakistan, which was formed at the same time, India was divided into two Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I host them. Let them come and let them travel locally and prove their point. वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान है जो कि आपने अभी सुना। हाल में गृह मंत्री अमित शाह की मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक अहम बैठक हुई थी, देर रात में हुई थी। उसको लेकर के आप जानते हैं, हमने तमाम बार यहां पर रिपोर्ट किया है। कल हमने कमाल फारूकी साहब का इंटरव्यू भी आपको सुनाया। जमायत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में अमित शाह से ये प्रतिनिधिमंडल मिला भी था, नेताओं का उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी उनका ये कहना है सकारात्मक बयान दिए उन्होंने बाहर आकर के, और इसको सकारात्मक बताया भी, और कहा कि उन्हें इस मुलाकात से काफ़ी उम्मीदें बंधी हैं। मुस्लिम नेताओं ने अपनी चिंताएं गृह मंत्री को बताईं और गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मुस्लिम समुदाय के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे।
और उन्होंने हमारी बात जिस ध्यान से सुनी और उसके ऊपर उनका जो पॉजिटिव रिएक्शन था वो हमारे लिए एक अलग अलग दोनों हम सब। पॉजिटिव रिएक्शन मतलब क्या? पॉजिटिव रिएक्शन ये है कि उन्होंने सारे बिंदुओं को डिटेल में देखा और उसके बाद उन पर रिएक्ट किया और डिनायल मोड में नहीं थे कि सब चीज़ मना कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा है और इसमें बहुत सारी बातें सही हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि हम इसको देखें और इसको करें। डायलॉग का एक रास्ता खुला है और हमको ऐसा लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कम्युनिटी के अंदर भी पॉजिटिव गया है और शायद हमको ऐसा लगता है कि उधर भी बात हमारी कुछ कायदे में पहुंची है। अभी तक जैसे जो अखबारों के ज़रिए और कुछ जो डिफरेंट पॉकेट्स से उनकी तरफ से बात जा रही थी, शायद उनका बात करने का अंदाज शायद ठीक नहीं था या ये समझ नहीं पा रहे थे या इस माहौल के अंदर गुफ्तगू, हमें ये नहीं पता, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है और हमारी जो 1.25 घंटे की जो गुफ्तगू हुई है बिल्कुल 100% टाइम यूटिलाइजेशन हुआ है उसका। अब इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं से ये कह चुके हैं कि वो अल्पसंख्यकों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचें और उनकी चिंताओं का हाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोटों की परवाह किए बिना बीजेपी नेता मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्ग, खास तौर पर पसमानदा और बोहरा लोगों तक पहुंचे, मुस्लिम समाज के शिक्षित और पेशेवर लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी और बिहार में पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय में जिस डर की बात कही जा रही है वो उन घटनाओं से उपजी हैं जिनमें मुख्य तौर पर मुसलमान युवाओं का उत्पीड़न हुआ है। जैसे पिछले कुछ साल में गौ तस्करी को लेकर लोगों ने कानून खुद अपने हाथ में लिया है, उसको लेकर के ये चिंताएं बढ़ी हैं। और अभी जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई प्रबुद्ध वर्ग मुसलमान समाज के नेताओं की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। जैसे कुछ प्रमुख घटनाएं आपको बता देते हैं। फरवरी 2023 में गोरक्षा के नाम पर हरियाणा में एक मुस्लिम युवक वारिस खान की हत्या कर दी गई। मार्च 2020 में जानवरों के शव ढोने वाले वाहन को चलाने वाले एक मुस्लिम ड्राइवर की मथुरा में कथित गौरक्षकों ने पिटाई कर दी। जुलाई 2018 में राजस्थान के अलवर में 28 साल के रकबर खान की गौ तस्करी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अप्रैल 2017 में डेयरी किसान पहलू खान को दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पहलू खान अपनी गाड़ी में मवेशी लेकर जा रहा था। जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश में बीफ के शक पे एक ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम जोड़े पर हमला किया गया। मार्च 2016 में झारखंड के लातेहार में 2 मुस्लिम मवेशी व्यापारियों की एक भीड़ ने पिटाई कर दी। सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में आपको याद होगा 52 साल के मोहम्मद अखलाक की एक भीड़ ने गौ हत्या के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिमों की चिंताएं बढ़ी हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषणों का सिलसिला भी काफी चलता रहा है। इन घटनाओं की वजह से जो तस्वीर बनती है उससे पूरे मुस्लिम समाज की चिंता बढ़ी है, ना कि उनकी आबादी जो बढ़ी है उसको लेकर के। देखिए, जो निर्मला सीतारमण बोल करके आई वो बात सही बोल करके आई हैं कि मुसलमानों की भी आबादी संख्या बढ़ी है, लेकिन जो संख्या दर है बढ़ने का वो कम हुआ है, हिंदुओं में भी कम हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे प्रकरण भी हो रहे हैं और एक को होते हुए बता करके ये बयान दर्ज करना कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये शायद ठीक ना हो। और इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। ये चिंता कितनी वाजिब है और निर्मला सीतारमण के बयान पर कानून के जाने माने जानकार फैजान मुस्तफा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट एक प्रश्न के जवाब में है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता। जैसे ये कि विश्व में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं।
यानी बना तो पाकिस्तान था इस्लाम के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान में आज भारत से कम मुसलमान रहते हैं। ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। निर्मला जी ने वहां के ईश निंदा कानून का जिक्र किया, शियाओं के साथ और मुहाजिरों के साथ जो वहां एक तरीके का अत्याचार हो रहा है उसकी तरफ इशारा किया। वो सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है और भारत एक सेकुलर लिबरल जनतंत्र है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और भारत एक विश्व शक्ति है, विश्व गुरु है। इसलिए एक सेकुलर देश के अल्पसंख्यकों की, जो देश के नागरिकों की तरह सारे अधिकार रखते हैं, और एक धर्म प्रधान राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं ना कि सेब और संतरों को साथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर आप आए भारत में तो आप ये देखेंगे कि जो सवाल के जवाब में निर्मला जी ने कहा कि जनसंख्या उनकी कम नहीं हो रही 1947 से। अब जनसंख्या 1947 से कम नहीं हो रही तो 1947 से ये सरकार नहीं थी। फिर ये कि जनसंख्या जो है, उन्होंने कहा कि साहब कोई उनके डेथ रेट में डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं है। ये बात भी सही है कि मृत्यु दर में पिछले चंद सालों में मुसलमानों के कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी भी अल्पसंख्यक ग्रुप का किसी बड़े देश में, जिसमें उसकी तादाद कोई 17-18 करोड़ हो, उसमें कोई 8-9 साल में जनसंख्या कम नहीं हो सकती। और अगर 8-9 साल में जनसंख्या कम करनी है तो 1-2 करोड़ लोग मर जाने होंगे, जो आज मुमकिन नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उससे पहले की जर्मनी में आप सोचिए कि यहूदी जर्मन पॉपुलेशन के कोई 1% थे, और उसमें भी चंद लाख जर्मन्स का जेनोसाइड हुआ था। लेकिन आज भारत में जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है कि उसके कम होने या मृत्यु दर में कोई इंक्रीज ना होना ये पैमाना नहीं हो सकता कि उनके क्या हालात हैं। देश के प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबके विकास पे 2014 का चुनाव जीता गया। 2019 के चुनावों में जीतने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, सबका विश्वास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने उसको मिनी इंडिया कहा उसके सेंटिनरी के ऑनलाइन फंक्शन में। और आरएसएस चीफ लगातार कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक है। कह रहे हैं कि हिंदुत्व की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती मुसलमानों के बिना। और ये दोनों क्योंकि एक हैं, इसमें इन दोनों की यूनिटी की बात करना अलग बात है, क्योंकि दो अलग हैं ही नहीं, वो एक हैं। लेकिन अगर देश में कम्युनल वायलेंस हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा के कुछ केसेस हो रहे हैं, यदि गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों की मौतें हो रही हैं या कुछ को मारा पीटा जा रहा है, यदि इलेक्शन को पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है, या चुनावों के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता हो कि अल्पसंख्यक इस देश में वेलकम नहीं है, तो एक गलत परसेप्शन बनता है। बात इसी परसेप्शन की हो रही है। तो निर्मला सीतारमण जो विदेश में बोल करके आई, वो फैक्चुअली गलत नहीं था, बात वो सही बोल रही है, लेकिन फैक्चुअली वो कोई और चीज साबित नहीं करता है सिर्फ वो बोल देने से, ऐसा फैजान मुस्तफा साहब का कहना है। आइए रुक करते हैं एक और खबर का, और ये एक ऐसी खबर है जिसको आप एक एचआर क्राइसिस की तरह देख सकते हैं। क्या कांग्रेस अपने मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर को संभालने में नाकाम होती दिख रही है? अब एचआर जो ये शब्द है,
यह आमतौर पर कंपनियों में अपने कर्मचारियों को लेकर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो वैसे भी एचआर पर बहुत ज्यादा ध्यान है। एक अप्रेजल साइकिल चल रहा है, इंक्रीमेंट का सीजन है, आप सबको लेटर तो आ ही गए होंगे कि अपना अपना सेल्फ अप्रेजल भरो भाई। एचआर से राब्ता बहुत बढ़ जाता है इन सब चीजों में। इन दिनों में लोग अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करेगी? वो अपने एचआर यानी कि मानव संसाधन को क्यों नहीं संभाल पा रही? लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं आपको, ताजा उदाहरण सचिन पायलट का है, जो कि राजस्थान में अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ आज एक दिन के धरने पर बैठ रहे। खास बात यह है कि जहां वो अनशन पर बैठे हैं वहां कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि पीछे महात्मा गांधी और ज्योतिबा फूले की तस्वीरें लगी हुई थी। कांग्रेस का सिंबल तक नहीं था वहां पर, यानी कि उनका निजी कार्यक्रम था। कांग्रेस की ओर से इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने ऐलान पर अमल किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी खींचतान पुरानी है, लेकिन इस बार उनकी घोषित शिकायत यह रही कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार के दौरान घोटाले जो हुए हैं उस पर कार्रवाई नहीं की। पायलट का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में कई पत्र गहलोत को लिखे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह अलग बात है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट ने उनसे तो कभी यह शिकायत नहीं की। रंधावा ने पायलट को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए चेतावनी भी दे दी। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से एआईसीसी का प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी इस पर और इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनसे संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। अनकोट। अच्छा, ये संदेश आया और इस संदेश के बाद वो फिर धरने पे बैठ गए, यानी कि इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी कहा गया और ये उनके धरने पे बैठने से पहले स्टेटमेंट आ गई थी, वो फिर भी बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा अनशन खत्म किया और फिर ये बोल पड़े। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम लोग राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। उधर कांग्रेस आलाकमान के समर्थन से उत्साहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास तक ही सीमित रहे, लेकिन जैसे ही पायलट का अनशन शुरू हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें अपनी सरकार की जन कल्याण योजनाओं के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। कांग्रेस आलाकमान साफ ही कर चुका है कि वो गहलोत सरकार की योजनाओं के आधार पर 8 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगा, यानी कि सचिन पायलट का पत्ता कट। अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो साफ है कि आलाकमान गहलोत के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने ये जो स्थिति है ये यहां तक क्यों पहुंचने दी? और ये सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये एचआर क्राइसिस है, ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व के अंदर लगातार चुनौती मिलती जा रही है। टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हैं और कोई मौका नहीं चूकते। सचिन पायलट के अनशन को लेकर उनका बयान कहीं ना कहीं उनका अपना दर्द भी बयान कर रहा है। सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। अच्छा, अब कहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस को जल्द ही ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, वहां भी कांग्रेस के सामने कोई एचआर क्राइसिस ना आ जाए।
चुनाव होने वाले हैं और पार्टी के दो कद्दावर नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक चुके हैं इसी चैनल पर। दोनों ने इंटरव्यू दे दे के ये चीज बोल दी। कांग्रेस को अगर बहुमत मिला तो क्या ये मामला पार्टी के लिए आसानी से हल कर पाएगी ये पार्टी? क्योंकि आप देखिए अलग अलग राज्य जहां जहां ऐसी स्थिति आई है वहां पर लीडरशिप इशू शुरुआत से ही रहा है और कांग्रेस ने वो HR क्राइसिस सुलझाई नहीं। पंजाब में कांग्रेस को हाथ जलाए तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। पंजाब की आप बात देख लीजिए, वहां भी चुनाव से कुछ ही समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की जिद के आगे झुकते हुए हटा दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने हटाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाया चरणजीत सिंह चन्नी को, जिन्हें इतना समय मिला ही नहीं कि वो ठीक से स्थापित हो पाते। आम आदमी पार्टी की आंधी के आगे कांग्रेस उड़ गई पंजाब, और कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस क्यों अपने जमे जमाए राज्यों में हालात खराब कर रही है? कांग्रेस में आधे दशक से ज्यादा समय तक बड़े पदों पर रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में कांग्रेस की इसी HR क्राइसिस का सिलसिलेवार जिक्र भी किया है। गुलाम नबी आजाद एक उदाहरण से ये बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो कैसे गांधी परिवार में ही एक राय ना होने से उत्तर पूर्व का एक बड़ा नेता हाथ से चला गया और HR क्राइसिस कुछ मैनेज नहीं हो पाई। एक जगह आपने विस्तार से लिखा है कि असम का जो इंसिडेंट है उस पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, कि आपने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा कि जाओ आप उनसे बात करो, आपने उनको तैयार किया, मीटिंग के लिए गए तो मालूम चला कि गोगोई साहब पहले से बैठे हुए हैं और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, लेकिन आपकी बात की इज्जत रखी कि उन्होंने वो सरकार नहीं गिराई। क्या राहुल गांधी के वजह से ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, वो तो सबको मालूम है। हेमंत बिस्वा शर्मा को नाराज किया कि नहीं, इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे? हाँ, चीफ मिनिस्टर होता तो आज सब नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेटें हमारे पास होती, 8 में से तो 5 होती ही होती। तो ये राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। अब वो जाने, अब उनका काम, हमने जो ट्रुथ था वो एक सामने रखा। आपकी किताब में पढ़ के लगता है कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के दबाव में आते हैं अंतिम निर्णय लेने के वक्त में। कई चीजें आपने लिखी। इसमें तो हमने लिखा है कि सोनिया गांधी को एक्सेप्ट करना चाहे था एज प्रेसिडेंट। उन्हें फैसला था, मेजोरिटी उसकी थी, हमने प्रूव करके रखी थी, तो उन्होंने कहा था ना गो हेड, वो नहीं कहा। तो बात दरअसल 2014 की है, जब असम में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। हेमंत बिस्व शर्मा के आने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी काफी ताकतवर होकर उभरी है। वो असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी में एक कद्दावर नेता भी बन गए हैं और एक क्राइसिस मैनेजर भी बन गए हैं असम में। तो ये एक HR क्राइसिस रही कांग्रेस पार्टी के लिए और एक अपॉर्चुनिटी बन गई बीजेपी के लिए। 2014 में ही हरियाणा में कांग्रेस नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में महाराष्ट्र में उद्योगपति और शिक्षाविद दत्ता मेघे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो विदर्भ इलाके के एक प्रभावी नेता थे। 2014 में तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री GK वासन कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। GK वासन TMC यानी कि तमिल मनेना कांग्रेस के नेता GK मूपनार के बेटे थे। 2015 पंजाब में वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बरार ने पार्टी छोड़ी और अकाली दल में शामिल हो गए। 2017 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए, अब केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। 2019 में पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा कांग्रेस छोड़े और बीजेपी में शामिल हुए, अभी उनको एक अवार्ड भी मिला है, सम्मानित किया गया है उनको। 2019 में हरियाणा में कांग्रेस नेता अवतार सिंह भड़ाना ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और चौटाला की INLD में शामिल हो गए। 2020 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, इसको तो हम थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं क्योंकि HR क्राइसिस थोड़ी सी बड़ी है। 2021 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और पंजाब लोक कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई, बाद में बीजेपी में उसका विलय कर लिया। 2021 में ही उत्तर प्रदेश से कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस में G23 जो नेता थे उसमें भी उसका भी हिस्सा थे और अब वो योगी सरकार में एक मंत्री हैं। 2022 में ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री
जो यूपीए सरकार के एक पूर्व मंत्री थे आरपीएन सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में हरियाणा के विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निकाला गया तो वो बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा गुजार चुके, जिनका अभी इंटरव्यू आप सुन रहे थे, गुलाम नबी आजाद भी छोड़ करके अब उन्होंने डीपीएपी नाम की अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी। 2022 की ही बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है और अब एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने समाजवादी पार्टी के मदद से। पिछले ही दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस छोड़ दी और अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो इतनी लंबी फहरिस्त है जो कि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग कांग्रेस लगातार छोड़ते जा रहे हैं। और अक्सर जब एचआर क्राइसिस होती है तो एचआर का काम ये होता है कि अगर कोई छोड़ करके जा रहा है तो आप उससे पूछें कि भाई क्यों जा रहे हो, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आपको रोक लें, सैलरी बढ़ा दें या पदोन्नति दे दें। लेकिन कांग्रेस में यह देखा गया है कि जब जब लोग छोड़ करके जाते हैं तब लोगों को गद्दार बोल दिया जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि और कितना देते तुम्हें, तुम पद के लोभी थे। जैसे कि गुलाम नबी आजाद के लिए बोला गया कि आप पद के लोभी हैं और जैसे ही आपको पद नहीं मिली तो आप छोड़ के चले गए। तो इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्या यह एक अच्छी एचआर प्रैक्टिस है? यह एक सवाल पूछा जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि 60 के दशक में कामराज प्लान को जमीन पर उतारने के साथ ही कांग्रेस के किले से पहली ईंट निकाली गई, जो बाद में इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कमजोर होने की शुरुआत पर ले जा रही थी। ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं की जगह उन नेताओं को आला कमान के आसपास जगह मिली जो जमीन पर बहुत मजबूत नहीं थे। वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब तक तेज हो चुका है, ऐसा वो अपनी किताब में लिखते हैं। और नतीजा ये है, आपको इस ग्राफ के माध्यम से बता दें कि सन 84 से लेकर के अब तक, सन 80 में बीजेपी बनी थी और सन 84 में पहला चुनाव हुआ, तो कांग्रेस का ग्राफ 84 से लेकर अब तक ऐसा है और बीजेपी का ग्राफ सन 84 से लेकर के नीचे से ऊपर गया है। और अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करके देखें, सूचकांक की तरह अगर आप देखें तो यह स्थिति दिखती है कि 414 से कांग्रेस पार्टी अभी कहां आ गई है और 2 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी अब 300 पार हो चुकी है। यह स्थिति क्या बदलेगी आगे, हम देखेंगे। लेकिन देश में कोई भी इतना कामयाब पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं हुआ है जितनी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस कमजोर हो रही है या इसके बारे में जिक्र हो रहा है, उस वैक्यूम को भरती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बना ली है और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा अब हासिल हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने मुख्यालय में इसका जश्न भी मनाया। चुनाव आयोग के ताजा फैसले के मुताबिक देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और अब आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 से अब तक 21 विधानसभा चुनाव के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल रहा है, वो दर्जा छीन लिया गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जिसकी कम से कम 2 राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से शुरू हुआ यह सफर एक राष्ट्रीय पार्टी तक कैसे पहुंचा, इस पर और इस पूरे सफर के गवाह हमारे सहयोगी शरद शर्मा थे और वो ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इस पार्टी को कवर करना शुरू किया था। तब से लेके अब तक का सफर शरद शर्मा की जुबानी। 5 अप्रैल 2011
दिल्ली के जंतर मंतर पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इस आंदोलन में मजबूत लोकपाल कानून की मांग की जा रही थी, इसलिए इसे लोकपाल आंदोलन भी कहा गया। इसके प्रमुख नेता थे अन्ना हजारे। वो आमरण अनशन पर बैठे थे, इसलिए इसे अन्ना आंदोलन भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे 3 अहम चेहरे थे: अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी। सरकार को गिराना ये हमारा मकसद नहीं। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग जुटे हैं और खास तौर से ये भीड़ पैसे देकर जुटाई हुई नहीं लग रही। सरकार और टीम अन्ना में बातचीत टूटी तो अप्रैल के बाद लोकपाल आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ। ये आंदोलन पहले से इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन मनमोहन सरकार को झुकना पड़ा। तत्कालीन मनमोहन सरकार वादे के मुताबिक मजबूत लोकपाल कानून लेकर नहीं आई तो जुलाई 2012 में अरविंद केजरीवाल खुद आमरण अनशन पर बैठ गए। बात फिर भी नहीं बनी तो तय हुआ कि अब राजनीतिक दल बनाया जाए, अपनी सरकार बनाकर खुद लोकपाल कानून लाया जाए। ये कहना है कि हम अभी तक घेरने गए ही नहीं हैं, अब घेरने जाएंगे और एक बार फिर से सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि मैं दोबारा आ रहा हूं 11 बजे, आप रोक सके तो रोक लीजिएगा। दिल्ली विधानसभा के पहले ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया। दिल्ली में 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित सरकार की विदाई हो गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटें जीत ली और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिल्ली में पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए। केवल पंजाब से 4 सीट जीतने में आप कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अगले कुछ दिन आम आदमी पार्टी चिंतन मंथन करके इस बात पर चर्चा करेगी कि आखिर उसकी इस हार का असली जिम्मेदार है कौन। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर हुए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा और 70 में से 67 सीटें जीत ली। अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये एक अलग तरह की राजनीति है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जहां जिंदगी का सवाल था, वहीं बीजेपी के लिए इज्जत की लड़ाई था। लेकिन शायद दिल्ली वालों ने जिंदगी को इज्जत से बढ़कर माना और इसलिए पूरी दिल्ली ने बोला 5 साल केजरीवाल। पार्टी की दिल्ली की ऐतिहासिक जीत को महीना भर भी नहीं हुआ था कि आपसी मनमुटाव और दोनों तरफ से आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाल दिया गया। मार्च 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी तो बनी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। जीत की भी एक कीमत होती है, हार की भी एक कीमत होती है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई है तो अब उसको ये डर लग रहा है कि कहीं इन चुनावों का नकारात्मक असर कहीं दिल्ली नगर निगम चुनावों पर तो नहीं पड़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास में मतभेद सामने आए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कुमार विश्वास केजरीवाल का तख्ता पलट करना चाहते थे। मेरा कहना यह अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिया। जबकि कुमार विश्वास का आरोप था कि पार्टी केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से गलत है। व्यक्ति पर मैंने दिया था वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के नागरिक की आवाज थी
और मैं दो बातें साफ करना देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। फरवरी 2020 में अरविंद केजरीवाल 70 में से 62 सीट जीतकर तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, जिसका नाम है काम की राजनीति। मार्च 2022 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीट जीतकर अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। जिस समय आम आदमी पार्टी ने अपना दूसरा राज्य जीता, उस समय बीजेपी और कांग्रेस के बाद केवल आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसकी 2 या उससे ज्यादा राज्यों में सरकार हो। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे। वंदे 1960 से लेके आज तक गोवा में जितनी भी सरकारें आई, आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल किया और फिर गुजरात में भी 5 विधायक जीत गए। ऐसे ही चलेगा सब कुछ। एक बार नई पार्टी, नए चेहरे, नए आइडियाज, नई राजनीति हो, बधाई हो। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के इतिहास में 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल किया, इसलिए वो अब राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल पिछले 12 सालों में कहां से कहां पहुंच गए, ये उसकी एक छोटी सी झलक थी, मेरी नज़रों से, मेरी रिपोर्टिंग से, मेरी याददाश्त से। यकीन मानिए कि आज ही इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अरविंद केजरीवाल को कवर करते हुए 12 साल का वक्त बीत चुका है। 5 अप्रैल 2011 वो दिन था जब मैं पहली बार अरविंद केजरीवाल से जंतर मंतर पर मिला था। उस समय वो लोकपाल आंदोलन के लिए आए थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन आज अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वो हैं ही। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो 12 साल का जो सफर है उसमें आप बहुत कुछ पाते हैं लेकिन बहुत कुछ खोते भी हैं, जिसका जिक्र यहां पर किया। क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में सफलता उनको जरूर मिली है, लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे साथी खोए हैं और अन्ना हजारे भी अब साथ नहीं है। 2 ऐसे साथी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव संस्थापक हैं स्वराज इंडिया के, और आशुतोष जी पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के। दोनों ही ये जो हम आपको प्रदर्शनी दिखा रहे थे, इसमें आपको इन दोनों की ही झलक दिखी। पूरे जो जर्नी थी उसमें आप बिल्कुल इनर सैंक्टम का हिस्सा थे, मतलब वो आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उसके एकदम इनर मशीनरी के आप हिस्सा थे। मैं योगेंद्र यादव जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, इस 12 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या खोया है और क्या पाया है? मैं नहीं चाहता कि इस सारे अनुभव को मैं कोई अपने व्यक्तिगत चश्मे से देखूं, क्योंकि इतिहास के बड़े परिवर्तन को कोई एक व्यक्ति अपने फायदे नुकसान, अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने उस दृष्टि से देखे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसे बाहर से वस्तुपरक तरीके से देखना चाहिए। जहां तक एक चुनावी कसौटी का संबंध है, इसमें कोई संबंध, शक नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दरअसल जिस दिन गुजरात का चुनाव का परिणाम आया था, उस दिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की हकदार हो गई थी। और ये अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ने उन्हें हाईकोर्ट जाने पे मजबूर किया, इतनी सामान्य कानूनी अपनी एक रिकॉग्निशन के लिए। वो चुनावी कसौटी की बात है। मैं समझता हूं हमें एक राजनीतिक और नैतिक कसौटी की बात भी करनी चाहिए। राजनीतिक कसौटी में 2 बड़े इम्तिहान आम आदमी पार्टी के सामने हैं राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए, इस तकनीकी चुनावी डेफिनेशन से आगे चल के। पहला, क्या वो सरकार ठीक ढंग से चला सकते हैं? इसका इम्तिहान दिल्ली जैसे छोटे राज्य में नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा इस वक्त पंजाब में हो रही है और मैं समझता हूं अगले 6 महीने में, 1 साल में हम स्पष्टतः कह पाएंगे कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब जैसे एक राज्य में, एक सामान्य राज्य जो भारत का है,
उसमें सरकार चलाने में समर्थ है कि नहीं है। दूसरा है एक ज्योग्राफिकल टेस्ट कि क्या आम आदमी पार्टी कुछ उत्तर पश्चिम के इलाकों के आगे जा सकती है। इसकी परीक्षा कर्नाटका में होगी। अगर कर्नाटका में आम आदमी पार्टी समझिए 10% वोट भी ले आती है, गुजरात से कम लेकिन 10% भी ले आती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत बड़ा संकेत होगा। हमें इंतजार करना चाहिए इन 2 परीक्षाओं का। फिर है नैतिक सवाल। वहां 2 चीजें हैं। एक है भ्रष्टाचार का। ये जो दावा आम आदमी पार्टी का पहले दिन से रहा कि हम केवल एक और पार्टी नहीं है, एक अलग तरह की पार्टी है, उसकी परीक्षा भ्रष्टाचार के सवाल पे हो रही है। दिल्ली के अंदर जो शराब के स्कैम का मामला चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, बार बार गिरफ्तार करना, ईडी को लगाना, यह सब उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यह केस गंभीर है। इस केस की जब सुनवाई होती है तब उसमें क्या एविडेंस सामने आता है, ये आम आदमी पार्टी के नैतिक बल की परीक्षा होगी कि क्या दारू के सवाल पे इस देश की तमाम पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी उनमें से ही एक पार्टी है या कि उससे भिन्न है। और अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा वैचारिक परीक्षा है। वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को बीजेपी के ही सांचे में, वैचारिक सांचे में ढाल के देखती है या कि उससे अलग होने की क्षमता रखती है। मैं बीजेपी के बी टीम होने वाली बात कतई नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी से वो रिश्ता रखना चाहती है जो कि एडीएमके और डीएमके का रिश्ता है, यानी कि व्यक्तिगत खुंदक, खूब कंपटीशन, एक दूसरे से जम के झगड़ा, लेकिन वैचारिक साम्य है। अगर वो वैचारिक साम्य है, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी से वैचारिक रूप से सहमत है, जो कि अब तक दिखाई दे रहा है, खासतौर पे जब भी सांप्रदायिक प्रश्नों का सवाल आता है, तो क्या आम आदमी पार्टी किसी भी मायने में विकल्प है? ये बड़े सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए। व्यक्तिगत सुख दुख तो छोटी बात है। हाँ, नहीं, ठीक बात। आशुतोष जी, आपके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, आपके थॉट क्या हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के सफर को समझने के लिए आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी स्वभाव है उसको समझना पड़ेगा। और क्यों आशातीत सफलता 2013-2015 में मिली, उसका कारण यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं थी। आम आदमी पार्टी दरअसल परंपरागत राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह का नाम था, और उस विद्रोह के मूल में यह था कि ये लोग राजनीति को पूरी तरीके से बदलने के लिए आए हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो जो राजनीति का आजादी के बाद के 2 दशकों के बाद जो राजनीति का जो जिसे कहते हैं आदर्शवादी स्वरूप था, उस आदर्शवादी स्वरूप के बाद राजनीति जिस तरीके से पूरी तरीके से राजनीति में तब्दील हो गई थी, उसको लेकर लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि ये वो लोग हैं जो राजनीति को बदल सकते हैं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, और राजनीति बहुत घृणित हो गई है, उसे छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। अगर इसको अगर हम 2023 में अगर हम जक्स्टापोज करके देखते हैं, तो क्या ये वही आम आदमी पार्टी है? क्या ये वही आम आदमी पार्टी अब सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, या आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी स्वरूप है उसमें कुछ बदलाव है? मेरा अपना मानना यह है कि अब आम आदमी पार्टी भी एक परंपरागत राजनीति का हिस्सा हो गई है। इसके नेता और इस पार्टी का स्वरूप भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से हो गया है। इसलिए एक बुनियादी बहुत छोटा सा फर्क यह है कि अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति का स्वरूप अख्तियार करने के बाद भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी बेहतर लगती है। बस इतना ही सा फर्क है। क्योंकि ये इसकी एंट्री लेट हुई है, इसलिए लोगों को लगता है शायद ये अभी उन जैसी नहीं हुई, शायद अभी बीजेपी जैसी नहीं हुई, शायद अभी कांग्रेस जैसी नहीं हुई, शायद अभी समाजवादी पार्टी जैसी नहीं हुई है। थोड़ी सी लोगों को उम्मीद है, और इसी उम्मीद की वजह से इनको गुजरात के अंदर 12-13% वोट मिलता है, गोवा के अंदर भी 7% वोट मिलता है, पंजाब में इनकी सरकार बनती है। लेकिन एक चीज दो देखना पड़ेगा कि अगर कोई ये सोचे कि क्या अब ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये पार्टी के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये आलाकमान से पार्टी को छुटकारा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये राजनीति या जो कहते थे ना कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब आप नीतियां बनाते थे क्या जनता से पूछ के कर रहे हैं? अगर उन सब मानदंडों पे अगर आप इस पार्टी को अगर आप टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो निराशा होगी।
और इसलिए बहुत सारे लोगों को इससे निराशा हुई भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आम आदमी पार्टी को राजनीति ने पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया है, इस बात का खतरा था और एग्जैक्टली वही बात आज हुई। बिल्कुल। आशुतोष जी और योगेंद्र यादव जी, आपने इसको एक दृष्टिकोण आपने देने की कोशिश की है, आपने बताने की कोशिश की है कि आपके विचार क्या हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अपने पुराने साथियों की जो टिप्पणी है और जो फीडबैक है वो अरविंद केजरीवाल संभवतः सुन रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कर्नाटक चुनाव को लेकर के बीजेपी ने, जिसने इतनी देर लगाई लिस्ट जारी करने में, आज फाइनली पहली लिस्ट जारी हो गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने आखिरकार अपनी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों का नाम है, जिनमें से 52 नए चेहरे हैं, 52। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव से चुनाव लड़ेंगे। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें से 32 ओबीसी हैं, अनुसूचित जाति के 30 हैं और अनुसूचित जनजाति के 16 उम्मीदवार शामिल हैं। 8 उम्मीदवार महिलाएं हैं। टिकट पाने वालों में 9 डॉक्टर, रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस हैं, 31 पोस्ट ग्रेजुएट। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।